हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 हिस्ट्री भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। हम देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ ही शुरू हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता में बंधने लगे। इस तरह से हम देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कई कारण थे। जैसे यूरोप में कई राष्ट्रवादी आंदोलन उस दौरान हो रहे थे। इन्हीं सभी के साथ फ्रांसीसी क्रांति, रूस में समाजवाद का उदय, कवि, पत्रकार आदि जिनका इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसी सभी के दौरान अंग्रेजों के अत्याचार भी बढ़ते जा रहे थे, जिसने लोगों को उनके खिलाफ घरों से बाहर निकलने पे मजबूर किया और एक आंदोलन करने के लिए उत्साहित किया, जिसको कि हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद और कैसे भारत में राष्ट्रवाद फैला और अंत में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा कर आंदोलन का बीड़ा उठाया। ऐसी कई घटनाओं को हम इस पाठ में पढ़ेंगे। जैसे पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। विश्व युद्ध ने पूरे विश्व में और भारत में भी नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। जैसे युद्ध का कई प्रभाव पड़ा, जैसे युद्ध के कारण रक्षा व्यय में बढ़ोतरी करनी पड़ी, जिसकी भरपाई के लिए कर्जा लेना पड़ा और इस कर्जे को फिर पूरा करने के लिए आम जनता पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाए गए, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर शुरू कर दिया गया, कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, कीमतें 2 गुनी तक हो चुकी है। गांव में सिपाहियों को जबरन सेना में भर्ती किया जा रहा है, जिससे लोगों में व्यापक गुस्सा था। 1920-21 में हम देखते हैं फसल खराब हो गई है, जिससे खाने पीने की चीजों का बहुत ही अभाव हो गया है, परंतु सरकार टैक्स लगाए जा रही है। उसी दौरान फ्लू की महामारी फैल गई, जिसकी चपेट में कई लोग आकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। भारतीय युद्ध में इसीलिए शामिल हुए थे अंग्रेजों का साथ देने का। इसीलिए उन्होंने सोचा था कि युद्ध खत्म होने के बाद हो सकता है उनकी मुसीबतें कम हो जाए, उन्हें कुछ राजनीतिक अधिकार मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मुसीबतें बढ़ती चली गई। इसी दौरान गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। वहां उन्होंने सत्याग्रह के द्वारा नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिटेन के उपनिवेश थे। वह दक्षिण अफ्रीका का शोषण कर रहे थे और तरह तरह के अत्याचार कर रहे थे। काले गोरे का भेदभाव हो रहा था, जिसे हम नस्ल भेद कहते हैं। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह किया और सफल हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सत्याग्रह का अर्थ समझते हैं। सत्याग्रह का अर्थ था कि यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो आपको किसी शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। केवल अहिंसा के सहारे ही आप अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। यहाँ पे अहिंसा का अर्थ क्या है बच्चों? अहिंसा का अर्थ यानी कि हिंसा नहीं करना, मारपीट नहीं करना। और गांधी जी की अहिंसा का अर्थ तो बहुत ही व्यापक है। गांधी जी चाहते थे कि केवल हम मारपीट ये सब नहीं, हमें मन से भी अहिंसा अपनानी चाहिए। मन से भी किसी के प्रति उग्र विचारों को, घृणित विचारों को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए, किसी के प्रति गंदे विचार। तो यहाँ पे हम देखते हैं भारत आने के बाद गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह किया वे बिहार के चंपारण से शुरू किया। वहां पर अंग्रेज किसानों को नील बोने के लिए मजबूर कर रहे थे और किसान इसका विरोध कर रहे थे। गांधी जी ने किसानों का साथ दिया और सफलता मिली। फिर इसके बाद गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब होने के कारण किसान कर चुकाने में सामर्थ्य नहीं थे, परंतु सरकार उनसे जबरदस्ती कर वसूल कर रही थी। इसके विरोध में उन्होंने आंदोलन करा। इसी समय वल्लभ भाई पटेल भी इसी आंदोलन में जुड़े और फिर से गांधी जी ने इनका साथ दिया और उन्हें सफलता मिली। सरकार को आदेश देना पड़ा कि लगान उन्हीं किसानों से लिया जाए जो इसका भुगतान कर सकते हैं। फिर 1918 को गुजरात अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ गया। ये विवाद क्या था? मिल मालिकों ने बोनस देना बंद कर दिया था और महंगाई तेजी से बढ़ रही थी।
मजदूर इसका विरोध कर रहे थे। फिर गांधी जी, उन्होंने अपनी मदद के लिए गांधी जी को बुलाया और गांधी जी ने इनके बीच में समझौता कराया। इस तरह से हम देखते हैं गांधी जी को तीनों ही सत्याग्रह में सफलता मिली। तभी मार्च 1919 को भारतीयों के भारी विरोध के बावजूद रॉल्ट एक्ट को सरकार ने पारित कर दिया, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, जिसके तहत किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों पर बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में डाल दिया जाएगा। ये बहुत ही घृणित कानून था, जिसका पूरे देश में बहुत ही विरोध हुआ। इसके विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल को नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। जगह जगह हड़ताल हुई, काफी लोग इकट्ठे हुए, सारी जनसेवाएं ठप हो गई, काफी लोगों को जेल में डाल दिया गया। सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ यानी कि सैनिक शासन, और जनरल डायर को इसकी कमान सौंप दी। तभी 13 अप्रैल 1919 के दिन एक दिल दहलाने वाली घटना घटित हुई। अमृतसर में बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग मैदान में मेले का आयोजन था। बहुत बड़ी संख्या में लोग मेला देखने व रॉल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। जलियांवाला बाग चारों ओर से दीवार से घिरा हुआ था। बाहर आने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था। तभी जनरल डायर ने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। मैदान में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से इतिहास में जाना जाता है। जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर उत्तर भारत में फैली, जगह जगह लोग सड़कों पर उतर आए, विद्रोह करने लगे, आंदोलन करने लगे। रॉल्ट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन गांधी जी पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ना चाहते थे और एक इससे भी बड़ा आंदोलन छेड़ना चाहते थे, और ये हिंदू मुस्लिम को एक किए बिना संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। अब जरा सा यहाँ पर बच्चों हम खिलाफत आंदोलन को समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने टर्की पर बहुत ही अपमानजनक संधि थोप दी थी, और टर्की का जो सुल्तान था वह पूरे विश्व के मुस्लिमों का धार्मिक गुरु माना जाता था, जिसे खलीफा कहते थे। अब खलीफा का अपमान यानी कि सभी मुसलमानों का अपमान होना, और इसी के विरोध में भारतीय मुसलमान भी आंदोलन करने लगे और गांधी जी ने उनका साथ दिया। मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली, शौकत अली बंधुओं के साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी, और सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर मना लिया कि खिलाफत आंदोलन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए, और आंदोलन शुरू हुआ। बच्चों, इससे आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।